हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हम रोल डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रोल को डिस्क्राइब करेगा। गेटिंग इट? तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है एज इट इज़। मैंने ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है एंड इसी को हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं जिससे कि हम टॉपिक से अवेयर हो जाएं। गेटिंग इट? तो गाइस, अगर पहली बार आप इस चैनल में आए तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब मी चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ना, जो रूरल एरियाज़ हैं ना, बेसिकली जो लोकल एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, उनके गवर्नेंस पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है इंडिया के विलेज लेवल पे, राइट। सो इंडिया में बेसिकली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो उसका 3 टियर स्ट्रक्चर है, राइट। पंचायती एक सबसे टॉप पे है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन ब्लॉक लेवल पे एंड देन विलेज लेवल पे। सो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। तो इसे कहते हैं ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। मतलब कि गांधी जी, आपको पता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उनकी रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 40 इंक्लूड किया गया। गेटिंग इट? एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक्नॉलेज किया गया एज अ की मैकेनिज्म फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। तो पावर को अगर हमें डिसेंट्रलाइज करना है, राइट, लोकल गवर्नेंस को इफ़ेक्टिव बनाना है, इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक की मैकेनिज्म है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नेंस का। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में लाया गया, जिसके बाद से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, राइट। इसके पहले मतलब राज्य के पे डिपेंड करता था, हर राज्य का अपना अलग अलग था कि जिस तरीके से वो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से उनको फॉर्मेशन कर रहे थे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप कर दी गई जिससे कि थ्रू आउट द इंडिया अभी क्या है, यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। गेटिंग इट? तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर का अपने आंसर में फ्लो चार्ट भी बना देना इंट्रोडक्शन में। तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में नहीं जाऊँगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेन हमारा जो थीम है डिस्कशन का वो है रोल क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो गाइज यही रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर क्या है? मतलब जो पावर है, पावर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, उसको क्या है, उसको विलेज के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है उसको के साथ शेयर किया गया है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है कि जो विलेजर्स हैं, जो विलेज पीपल्स हैं, जो लोकल पीपल्स हैं, उनका जो अपना अफेयर है, जो अपना डेवलपमेंट है, जो मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है, उस पर कंट्रोल किसका है? लोकल पीपल्स का। सो ये है डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि गाँव के जो विलेज के अफेयर हैं, जो गाँव के इश्यूज़ हैं, जो गाँव के डिसीजंस हैं, वो किसी पीएम के द्वारा लिए जा रहे हैं या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। गेटिंग इट? जो विलेज के इश्यूज़ हैं, जो विलेज के रिसोर्सेज हैं, इन सब का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? लोकल ऑफिशियल्स कर रहे हैं, जो उन गांव के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधान, भाई जो प्रधान होता है वो उसी गांव का कोई एक पर्सन होगा ना जिसे प्रधान चुना जाएगा। गेटिंग इट? तो इस तरीके से जो विलेज के मैटर्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गांव के लोगों की। अब इसका एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो क्या बनाते हैं, अपना प्रधान को चुनते हैं, अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और इस तरीके से ग्राम स्वराज या विलेज सेल्फ गवर्नेंस एस्टैब्लिश होता है।
गेटिंग इट। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो लोकल लेवल पे हो रही है। गेटिंग इट। तो जैसे कुछ स्कीम्स का आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मनरेगा, जहाँ पे जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कैसे करना है या तालाब बनना है कैसे, तो ये सारी चीज़ें इसके तहत हो जाएगी। तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी डिसीजन ले रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पर जो पीपल्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। गेटिंग इट। और पीपल्स का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। गेटिंग इट। तो इस तरीके से जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी मतलब जब यही लोगों का पार्टिसिपेशन लोकल लेवल की जो गवर्नेंस है वहाँ पर हो रहा है, तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो गया। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, जहाँ पर जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनका डायरेक्ट से होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और वो अब इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसे कि प्रधान हो गया या जो मेंबर्स होते हैं वो। और इस तरीके से ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी एक इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल गवर्नेंस इस्टेब्लिश करती है। इंक्लूसिव का मतलब है कि जो एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल्स इसमें शामिल है। वो ट्राइबल पीपल हो सकते हैं, वो वुमेन हो सकते हैं, वो दलित पीपल्स हो सकते हैं, राइट। कुछ गांव में जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सो इंक्लूसिव गवर्नेंस है। इक्विटेबल, क्योंकि सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर सभी लोगों का इक्वल से है। जो गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं वो ग्राम सभा के मेंबर हैं और इस गवर्नेंस प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल गवर्नेंस हो गया। एंड द ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, जो हम ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जैसे प्रधान हो गया फॉर एग्जांपल, ये जो मेंबर्स हो गए वो, इनकी क्या है, हम इन्हें अकाउंटेबल ठहरा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इन तक हमारा डायरेक्ट एक्सेस है। आप कभी भी प्रधान के घर में चले जाओगे। अच्छा, पंचायत सीरीज़ देखी है आप लोगों ने? पंचायत सीरीज़ में आपने देखा होगा ना कि लोग चले जाते हैं, हाँ प्रधान जी ऐसी समस्या आ गई है, ये ऐसा काम करना है। आप यही नेशनल लेवल में सोचो, आपको अगर जो अपने एमपीज़ चुनते हो ना, रिप्रेजेंटेटिव, क्या डायरेक्ट एक्सेस है एमपीज़ तक? हर एक पर्सन जा सकता है एमपीज़ से मिलने? एवरी टाइम इज़ नॉट पॉसिबल ना, थोड़ा लिमिटेड एक्सेस हो जाता है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो 10 लाख लोग अगर उनसे मिलने जाने लग जाए और सबको वो इंडिविजुअल टाइम देने लग जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा ना। इस तरीके से आप जो हमारे लोकल लेवल पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन तक हमारा डायरेक्ट एक्सेस है, हम कभी भी घर चले जाएंगे उनके। तो इस तरीके से क्या है ना, जो प्रधान है, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आते हैं, उनको हम ज़्यादा बेटर अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर। इस तरीके से ग्रास रूट डेमोक्रेसी होने से बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी पॉलिसीज़ होता है। इसके बाद से इफ़िशिएंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ग्रास रूट लेवल पे। हमें कौन सी रोड पहले बनानी है, राइट, कहाँ का डेवलपमेंट करना है, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके लिए वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात चलते हैं आपका रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट आप देखोगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है रूरल डेवलपमेंट पे। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो जो गांव होते हैं, जो विलेज होते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं या बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे वो एजुकेशन से लेकर तो पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट करना, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं रूरल एरियाज़ में, राइट, तो उन्हें करना, सैनिटेशन। तो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उस पर की रोल होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रोड, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, ये सारे सिस्टम डेवलपमेंट करने पे हेल्प करती है। इस तरीके से आप देखोगे कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया जाता है, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ताकि इंडिविजुअल्स को थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भागकर शहर में ना जाना पड़े।
गेटिंग इट। तो सैनिटेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पब्लिक रोड, इन सब का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि सस्टेनेबल गोल में बहुत सारी चीज़ें जैसे एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड हो गया आपका, सैनिटेशन से रिलेटेड हो गया, पॉवर्टी से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे गोल्स अचीव करना है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। गेटिंग इट। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देना, एग्जाम्पल्स ज़रूर देना यहाँ पर। नेक्स्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है? जब हम लोकल अफेयर में जो लोकल मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जब डिसीजंस लेते हैं तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका से होता है, उनके ओपिनियन को कंसीडर किया जाता है, उनके व्यूज़ को कंसीडर किया जाता है। तो जब लोकल कम्युनिटीज़ अपने से रिलेटेड या अपने एरियाज़ की जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड मुद्दों पर अपना ओपिनियन देते हैं और उनके ओपिनियन को एक्नॉलेज किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब जब लोकल पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है तो जो डेवलपमेंट होता है वो मोर सस्टेनेबल होगा एंड मोर इफ़ेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल पीपल्स हैं दे बेटर नो द ग्राउंड रियलिटीज़, और जब ग्राउंड रियलिटीज़ इन्हें अच्छे से पता है तो अब इन्हें ये भी पता है कि हमारे लिए सुइटेबल सोल्यूशन क्या होगा। भाई फॉर एग्ज़ाम्पल यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर डिसीज़न लेगी तो उसे नहीं पता कि इस पर्टिकुलर जो गांव है उसमें क्या किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं या वहाँ पर क्या लोकल सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। तो जो लोकल पीपल्स हैं दे बेटर नो कि भाई हमारी प्रॉब्लम किस तरीके की है और हमें किस तरीके का सोल्यूशन चाहिए। गेटिंग इट। तो इस तरीके से पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जो होती है वो मोर सस्टेनेबल एंड मोर इफ़ेक्टिव होती है, हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हम बढ़ावा देते हैं बॉटम अप अप्रोच को, मतलब जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किस पर बेस्ड होती है? जो ग्राउंड लेवल पर हमने फैक्ट कलेक्ट किए हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को बेटर एनालिसिस करके फिर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे चल रही है? नीचे से ऊपर, मतलब ये गांव था, यहाँ की प्रॉब्लम्स को ऊपर कम्युनिकेट किया गया और फिर पॉलिसी बनाई गई। और इसका उल्टा होता है जो टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब ऊपर वालों ने पॉलिसी बना दी और नीचे वालों को बोल दिया गया कि ये पॉलिसी आपको इम्प्लीमेंट करनी है। तो कौन सी इफ़ेक्टिव होगी? सिंपल सी बात है, ये इफ़ेक्टिव होगी जो ग्राउंड रियलिटीज़ के आधार पर बनाई गई है पॉलिसी। गेटिंग इट। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द बेनिफिशरीज़ को हम इंश्योर कर पाते हैं ग्राम सभा के थ्रू। मतलब बेनिफिशरी का मतलब है कि हम जिन पर्सन्स के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं वो पॉलिसीज़ ही तय कर रहे हैं कि पॉलिसीज़ के प्रोविज़न्स क्या होने चाहिए, क्योंकि इन्हें बेटर पता है कि भाई हमारे कंसर्न क्या है और हमारे कंसर्न्स का सलूशन क्या है। तो जो बेनिफिशरी हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनको बेनिफिट होने वाला है पॉलिसीज़ के थ्रू, उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा मुद्दा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल्स को लें अगर, तो फ़ीमेल्स से पूछा गया कि भाई कॉलेज कैंपस में उन्हें किस तरीके की समस्याएं होती हैं। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ही डिसीज़न ले ले तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना कि इसे कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए कि भाई हम सारी फीमेल्स को हैं उनको इकट्ठा करें जो बेनिफिशरी हुई कि भाई इनके लिए पॉलिसी बन रही है ना। तो फीमेल्स को बुलाया गया, उनकी मीटिंग की गई और उनसे पूछा गया कि भाई कॉलेज कैंपस में आपको किस तरीके की समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं और आप क्या सलूशन सजेस्ट करेंगी। और फिर इस आधार पर, उन फैक्ट के आधार पर हमने पॉलिसी बनाई। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटीज़ के आधार पर बनेगी। तो इसी तरीके से होता है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, जो विलेजर्स के पार्टिसिपेशन, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके पार्टिसिपेशन से प्लानिंग की जाती है और उसको एग्जीक्यूशन किया जाता है, तो हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप रोल कह सकते हो जेंडर एम्पावरमेंट में। सबसे ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेगा।
राइट। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतनी लिटरेसी नहीं है, राइट। तो वो ट्रेडिशनल वे पे चलते आ रहे हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1/3 रिजर्वेशन मिला हुआ है फीमेल्स को, और इसके बाद से जो वुमेन है उनको भी लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। और इस तरीके से जो वुमेन्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, कि जैसे वुमेन को जो फैमिली है उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, गेटिंग इट। तो इस तरीके से इन सारे मुद्दों को, अगर हमें ये जेंडर स्पेसिफिक कंसर्न्स या इश्यूज़ को सॉल्व करना है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का हमें बेटर यूटिलाइज करना होगा, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस पे रोल प्ले भी कर रहे हैं। इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स थे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्ले करती है इंडिया के पंचायती राज सिस्टम में। तो अब हमने अच्छी अच्छी चीज़ें तो देख ली, बट क्या सब चीज़ें अच्छी हैं? नहीं है भाई। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या है ना, ह्यूज रोल हो सकता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, बट इनका रोल अभी भी लिमिटेड है। लिमिटेड कई सारे कारण की वजह से। भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का अभी पोटेंशियल और भी ऊपर है, और भी बेटर तरीके से गवर्नेंस इस्टेब्लिश किया जा सकता है बाय यूजिंग दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पोटेंशियल है अंडर यूटिलाइज्ड है। क्यों? पहला सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ होती हैं उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि वो रूरल एरिया का डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएँ, राइट। कई सारे जैसे, क्योंकि इन्हें फंड मिलता है, कई बार क्या होता है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़ की वजह से लेट मिलता है, या जितना एडिक्वेट फंड चाहिए होता है उतना नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एरिया में एक जो रोड बनानी है उसके लिए चाहिए आपको 5 लाख रुपए, लेकिन आपको मिला है सिर्फ 1 लाख रुपए, तो कैसे आपका रोड का कंस्ट्रक्शन होगा उस गांव में? तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत बड़ा एक कंसर्न का विषय है। मतलब तो इसके लिए आप सजेशन क्या दे सकते हो कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए। कैसे दी जा सकती है ये? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे जो टैक्स जनरेट करने या रेवेन्यू जनरेट करने के कुछ ऑप्शन देने चाहिए, जहाँ पर वो अपना रेवेन्यू खुद कलेक्ट कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल मार्केट पे जो टैक्स लगाते हैं वो हो गया, गेटिंग इट। इसी तरीके से और क्या चाहिए, एलोकेशन ऑफ द फंड इनफ होना चाहिए। मतलब इतना इनफ फंड दो ना इन लोगों को ताकि ये अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को अटेन कर पाएँ। तो ये सजेशन दे सकते हो उसमें। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दो कि हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है वुमेन को भी या शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को भी, बट स्टिल देखने को क्या मिलता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं जैसे दलित, ट्राइबल्स, वुमेन, अभी भी ये जो लोकल पार्टिसिपेशन है इससे ये एक्सक्लूडेड हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। मतलब इनको इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, इन्हें सिर्फ नाम का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कोई जब डिसीज़न लेना होता है तो होता है ना कि ग्राम सभा की मीटिंग के बाद डिसीज़न लिया जाए। बट आप मुझे बताइए, अगर आपने गाँव से बिलोंग करते हैं, आप बताइए ग्राम सभा की मीटिंग कितनी बार होती है? प्रधान खुद ही डिसीज़न ले लेता है अकेले ही, या 2-4 जो डोमिनेंट फैमिलीज़ होती हैं उनके साथ मिलकर प्रधान डिसीज़न लेता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ग्राम सभा में हर एक इंडिविजुअल को शामिल किया जाता हो। तो यहाँ से लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने को मिलता है। हमने पेपर्स में तो कर दिया कि नहीं भाई हाँ सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ग्राम सभा से मीटिंग करके डिसीज़न लिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक और चैलेंज देखने को मिलता है जहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपना रोल इफ़ेक्टिव नहीं प्ले कर पाते हैं, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड मैनिपुलेशन। कई बार होता है कि जो ये पॉलिटिकल ऑफिशियल अथॉरिटी है इसकी इफ़ेक्टिवनेस एंड इंटीग्रिटी को अंडरमाइन किया जाता है ड्यू टू करप्शन, नेपोटिज्म एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फंड डिस्ट्रीब्यूशन करने को आया आप जो होम कंस्ट्रक्शन को लेकर, जो कॉलोनीज़ बनती हैं, राइट, अब उसमें करप्शन हो गया कि भाई अब एलोकेशन एक लिस्ट बनाकर भेजनी है प्रधान को कि भाई किसको किसको कॉलोनीज़ अलॉट हों। भाई प्रधान तो फिर अपने तरीके से अपने ही घर परिवार नेपोटिज्म के थ्रू अपने ही घर परिवार के नाम लिस्ट करके भेजेगा कि भाई ये बेनिफिशरीज़ हैं, इनको अलॉट की जाए कॉलोनी। जबकि नीडी, एक्चुअल में नीडी तो कुछ और पर्सन थे, बट उनको नहीं, उनका नाम ही नहीं गया लिस्ट में, तो उन्हें एलोकेट क्या होगा। तो ये भी चीज़ बहुत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपेसिटी। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास जो स्टाफ होता है ना, वो उतना ट्रेंड नहीं होता है कि जो प्लान है, पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट कर सके, प्लानिंग कर सके, डेवलपमेंट कर सके। सो इस तरीके से क्या हो जाता है, फिर पुअर क्वालिटी ऑफ या इनइफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ द स्टाफ जो पब्लिक जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में काम करता है, क्योंकि इनकी उतनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। इनके पास तो ब्यूरोक्रेट सिस्टम होता नहीं है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जहाँ पर ट्रेंड स्टाफ है। तो लिमिटेड कैपेसिटी है, मतलब उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उतना एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका मिसमैनेजमेंट होता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है या इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन गैप। कई बार देखने को मिलता है कि भाई पॉलिसी तो बना ली गई और बट उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे नहीं हो पाती जैसा डिज़ाइन किया गया था। गेटिंग इट। और इस तरीके से अब ये इम्प्लीमेंटेशन गैप क्यों आता है कि भाई हमने पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई थी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक से नहीं हो पाया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया कि हम एक मॉडर्न विलेज बनाएंगे, मॉडर्न वो विलेज जहाँ पर पक्के घर होंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा, राइट, सारी चीज़ें होंगी। ओके, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए, उसकी कमी है। तो हम इस मॉडर्न विलेज के कंसेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इफ़ेक्टिवली। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम बट इसको ग्राउंड में कैसे उतार पाएंगे। गेटिंग इट। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी आपको। देन लिमिटेड स्कोप। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इनका ज़्यादातर जो डिसीज़न है वो MPs और MLA के थ्रू लिया जाता है, राइट। और इस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के बीच में, वो कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है, वो बहुत ही पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिन जिन मुद्दों पर डिसीज़न ले सकती है, जो ज्यूरिडिक्शन होता है ना डिसीज़न लेने का, वो काफ़ी लिमिटेड है, स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। कुछ नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं जिन पर ये डिसीजंस ले सकते हैं। गेटिंग इट। तो इस लिमिटेड स्कोप हो गया। तो हमने क्या देख लिया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ ही कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वो अंडरमाइंड है। और हम जो चैलेंजेस हैं इन्हीं के आधार पर आप एक रिफॉर्म या मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए वो सजेस्ट कर सकते हो कि भाई क्या किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनका इफ़ेक्टिव रोल आप सेटल कर सको। तो जैसे इन्हें थोड़ी सी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिए, ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, सोशल ऑडिट की व्यवस्था की जानी चाहिए, राइट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा होनी चाहिए। तो ये सजेशन आप दे सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट कंक्लूड करें अगर हम आज के डिस्कशन को अपने, तो कंक्लूज़न में आप लिख सकते हो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक वाइटल रोल प्ले करती है लोकल गवर्नेंस में या रूरल एरियाज़ के गवर्नेंस में। हमने देख ही लिया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द जो पावर है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, रूरल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, जेंडर एम्पावरमेंट और बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया, दैट विलेज, राइट। और इस तरीके से आप कर सकते हो, बट
स्टिल देयर आर सम लिमिटेशन, सम चैलेंजेस जो हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इफ़ेक्टिव रोल या जो फुल पोटेंशियल कैप्चर करने पे अभी भी रुकावटें आ रही हैं। तो हमें क्या किया जाना चाहिए, ऐसी की मैकेनिज़म्स डेवलप किए जाने चाहिए, ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फुल पोटेंशियल अचीव करने पे हेल्प करें, ताकि हम बेटर रिजल्ट्स दे सकें, राइट, ताकि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ का बेटर डेवलपमेंट कर सकें। तो ये था आज का डिस्कशन गाइज, एंड आई होप सो कि रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो गाइज। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट वर्थफुल लगता है। कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप मुझे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।